नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को नया रूप देने की कवायद अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में राहुल गांधी के निर्देश पर चल रहे संगठन सृजन अभियान को लेकर एआईसीसी के पर्यवेक्षक पूरे हरियाणा में जिलावार बैठक कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों अचानक सभी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी ने एक कड़ा और बड़ा संदेश दिया, गुटबाजी नहीं चलेगी। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी। अब 30 जून यानी कि आज इस पूरे अभियान की समय सीमा भी खत्म हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की मुहिम अपने निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में एआईसीसी के दिशा निर्देशों पर चल रही ये कवायद राज्य के 22 जिलों में जोर पकड़ चुकी है। 20 जून को राहुल गांधी ने अचानक सभी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाकर सख्त संदेश दिया, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, चयन होगा निष्पक्ष और पारदर्शी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि तो क्या इस संगठन सृजन से हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी या फिर अंदरूनी खींचतान इस बार भी रणनीति पर भारी पड़ेगी। सवाल बड़े हैं, लेकिन संकेत ये भी है कि इस पर राहुल गांधी कुछ अलग करने की कोशिश भी जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए लगातार कवायद भी। ऐसे में संगठन को मजबूती करने के लिए राहुल गांधी ने सबको 20 जून को दिल्ली के लिए तलब किया था और अब दिलचस्प होगा ये जानना कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कब खत्म होगी। तो लगातार राहुल गांधी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जुट रहे करेंगे। इसी पर चर्चा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनेलो से कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुखबीर तंवर जी आपसे करूंगी। देखिए, अब सख्त हिदायत दे दी गई है राहुल गांधी की तरफ से, 20 जून को तलब भी किया गया था। क्या पार्टी के मानती है कि अंदरूनी गुटबाजी जो है वो चरम पर है और गहरी है काफी? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, वर्ष 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को सुदृढ़ करने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाएगा। इस कड़ी में राष्ट्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने विगत 4 जून को इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के सभी केंद्रीय पर्यवेक्षक और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद ये सारे जिस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों ने जो काम किया, उसके बाद पुनः श्री राहुल गांधी जी ने 20 जून को एक समीक्षा बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ करी और आज जैसा कि हमें जानकारी है, सभी 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 3 बंद लिफाफे में केंद्रीय हाईकमान को प्रेषित कर दी है और हमें आशा ही नहीं, बहुत जल्दी केंद्रीय हाईकमान जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जो सूचियां दी हैं उन पे विचार विमर्श करके और शीघ्र हरियाणा प्रदेश के जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन होना है उसकी सूची जारी करें। इसके अलावा जो आपका सवाल था जो गुटबाजी और दूसरे विषयों पे, देखिए राजनीति में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हरेक में इस तरह के छोटे मोटे गुटबाजी रहती है, कोई भी दल इससे अछूता नहीं। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि विगत के 11 वर्षों में जो भी कारक रहे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन हरियाणा प्रदेश में नहीं बन पाया, अब जिस प्रकार से केंद्रीय हाईकमान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ना के सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में जो ये अभियान चलाया है उसका हमें बहुत जल्दी, हरियाणा प्रदेश के तो खैर बहुत जल्दी इसकी सूची आ जाएगी और समस्त राष्ट्र में भी जो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से गंभीर है, सारे राष्ट्र में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुदृढ़ संगठन आपके सामने होगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समावेश और सामाजिक न्याय की राजनीति को महत्व दिया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत संगठन निर्माण में हर गरीब को, मजदूर को, किसान को, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की जो नीति अपनाई जा रही है, निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्र और हरियाणा प्रदेश के लिए साबित होगा। ठीक है, प्रियदर्शनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस अब लगातार मजबूत होने का जो दावा कर रही है और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी देखिए सबको नसीहत दे दिया है सख्त लहजे में, तो क्या बीजेपी अब चुनौती महसूस कर रही है कांग्रेस से? सपना जी, आपको नमस्कार और मेरे पैनल में बैठे दोनों साथियों को भी। पहली बात तो कि बीजेपी से क्यों डरे, पहली जब वो सब कुछ लुटा के होश में आए, समझ क्या है कि चलो अच्छी बात है, जैसे नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा हुए कि नहीं, अच्छी बात है। एक आधा कांग्रेस में प्रवक्ता ऐसे हैं जो कभी कभी सेंसिबल बातें बोलते हैं, उसमें से कंवर साहब हैं, वरना बाकी सब लोग तो कम से कम इसको पूर्ण रूप से नकार देते हैं कि जिसको कहते हैं कोई भी हमारे बीच में गुटबाजी नहीं है, ये सब आरोप लग रहे हैं और इस तरीके की बातें, तो ये सब पचपने वाली बातें लगती है, इनमेच्योर पॉलिटिकल बातें लगती हैं। हकीकत ये है कि बिल्कुल इनके यहाँ अंदरूनी क्लह इस कदर था कि बीके हरि प्रसाद जी जो इनके नए प्रभारी बने थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब एक घर में बहुत सारे बर्तन रहते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज आना और सिर्फ आवाज ही आते रहना और उस कारण आप अपने सारे चुनाव हार जाएं, आप विधानसभा का चुनाव हार जाएं, आप उसके बाद निगम का चुनाव हार जाएं, आप लोकसभा में एक अच्छी जीत ले सकते थे लेकिन वो भी नहीं लिया आपने, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपको संगठन ना होना ये आपकी कमी है। और इनके लगातार नेताओं ने भी, चाहे अशोक अरोड़ा जी की बात कर लीजिए या ऐसे बहुत सारे जितने भी वरिष्ठ नेता, मैं तो सबका नाम क्या लूं, तो आपको मालूम है कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सबका भी यही कहना है कि जिस तरीके से अगर संगठन होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। फिर तस्वीर वगैरह तो कुछ और नहीं होती, लेकिन हाँ कार्यकर्ता का मनोबल जरूर उठता है। मैं बताऊं सपना जी, मुझे लगता है कि अगर हम अपने किसी दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। ये मेरा व्यक्तित्व मेरी सोच है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना प्रखर संगठन बना रखा है। आज ऐसी ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसको एक परिवार चला रहा है, ये एक पार्टी है जो कि संगठनात्मक सोच और आइडियोलॉजी के साथ चलती है। विदाउट आइडियोलॉजी जब अगर पार्टी और संगठन नहीं चलता तो हाल यही होता है जो इस समय कांग्रेस का है। लेकिन तब भी मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, जल्द से जल्द इस संगठन को बनाए और कम से कम एक जो विपक्षहीन हो चुका है हरियाणा, उसको एक अच्छी विपक्ष की भूमिका दे, क्योंकि विदाउट लीडर देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको अपना एक लीडर चुनना चाहिए और उदय भान जी या फिर हुडा साहब एंड कंपनी ने जो कैप्चरिंग कर रखी है उससे ये निकल के उभरे तो शायद कुछ इसका बेहतर हो पाए। इसका जवाब देंगे सुखबीर तंवर जी, लेकिन कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगातार कवायद में जुटी हुई है, ऐसे में इनेलो कहां है, जमीन पे या पोस्टर में? देखिए सपना जी, इंडियन नेशनल लोकदल संगठन के मामले में है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर है और अभी जो है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और जिला स्तर पर जो कि संगठन तैयार है। साथ में जो है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रकोष्ठ है, चाहे वो महिला प्रकोष्ठ है, चाहे खेल प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, चाहे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, कर्मचारी प्रकोष्ठ है, आज जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि प्रत्येक प्रकोष्ठ के संगठन को बनाने के अंदर जो है कि मुस्तैदी के साथ जो है कि काम कर रही है। और जहां तक सवाल है कि इंडियन कांग्रेस पार्टी के संगठन का है और आपने जो है कि ये टॉपिक यहाँ पर आज लिया है और यहाँ पर आप बड़ा पैमाने पे जो है कि देखते कि जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है कि देखने को है और जब संगठन बनकर के आएगा तब पता चलेगा। अभी तक तो जो है कि अंदर खाते जो है कि वो लड़ाई जारी है, एक दूसरे को गिराने का जो है कि प्रयास वो जारी है और
कांग्रेस पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि इस प्रदेश को जो है 11 वर्षों से जो है कि लूटने पर लगी हुई है और विपक्ष की भूमिका जो है कि कांग्रेस पार्टी की जो है कि नाकाम है और विपक्ष की भूमिका जो है कि वो निभाने का काम नहीं कर रही है, चाहे वो महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, जल विवाद की बात हो, चाहे खाद पर काला बाजारी का मामला हो, प्रदूषण के नाम पर पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस कंपनी को जो है कि कंपनी के मालिक को जो है कि मालामाल करना चाहती है। सरकार की नाक के नीचे जो है कि आज बड़ा पैमाने पर अवैध कॉलोनियां जो है कि वो पनप रही है। खनन और भू माफिया जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो हावी है। गरीब परिवारों के राशन कार्ड जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो काटने का काम कर रही है। गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप पर जो है कि डाका जो है कि वो डाला जा रहा है। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो है कि वो नाकाम है और कोई किसी प्रकार का जो है कि मुद्दे के ऊपर ठीक है, आपने कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र, ठीक है सर, आपने कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र किया। कांग्रेस तो देखिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, इनेलो क्या कर रही है फिलहाल? सपना जी बोलिए। जी, आपने कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र किया सर। कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है, इनेलो क्या कर रही है सर? इनेलो जो है कि जनता के जो मुद्दे हैं और जनता के हित के अंदर जो काम है उन नीतियों को जो है कि वो बढ़ावा देने का काम कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने झूठे वायदे किए हैं, जैसे कि ओपीएस की जो स्कीम कांग्रेस के समय के अंदर जो कि खत्म करने का काम किया है और जो किसानों के विरुद्ध जो काले कानून आए हैं वो भी कांग्रेस के समय के अंदर हुए हैं। तो आज जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि संगठन के मामले के अंदर जो है कि वो नाकाम है और जो भी पर्यवेक्षक जो लगाए गए हैं और उन पर्यवेक्षकों ने भी जो है कि माना है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर गुटबाजी जो है कि वो बड़ा पैमाने पर है। उसको साधने के अंदर जो है कि बड़ी दिक्कत हम लोगों के सामने जो है कि वो आ रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल संगठन के मामले के अंदर जो है कि मैंने पहले भी कहा है और दोबारा फिर मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन बड़ा मजबूती के साथ और कल जो है पंचकुला के अंदर जो बिजली वृद्धि जो बिलों के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए उसके विरोध के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पर जो है कि वहां पर प्रदर्शन होगा और जनता के हित के अंदर जो है कि आवाज को जो है कि बुलंद करने का काम जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और रामपाल माजरा साहब जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है और जो कि जनता के साथ जो कि उठाने का जो काम करेंगे। ठीक है, सुखबीर जी आपके पास आऊंगी। सुखबीर जी देखिए, अब राहुल गांधी ने भी सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी चयन होगा वो पारदर्शी होगा, निष्पक्ष होगा। ये दावा है या वादा है? देखिए, जिस प्रकार से शुरू दिन से अब तक ये कहा गया है, स्पष्ट निर्देश है केंद्रीय पर्यवेक्षकों को कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं मानना है, निष्पक्ष चुनाव करना है और आपने अपनी रिपोर्ट देनी है सभी का। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जितने भी जो जिला अध्यक्ष बनने के लिए जिन्होंने आवेदन दिया उन सभी का व्यक्तिगत साक्षात्कार भी हुआ है और सभी से जो यंग पर्सन है हरियाणा की राजनीति से संबंधित वो सारे प्रश्न किए गए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से एक निष्पक्ष चुनाव होगा और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बढ़िया संगठन आप सबको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी कांग्रेस की फूट और गुटबाजी की बात कर रहे थे प्रियदर्शनी जी, तो मैं बताना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक सरेआम कह रहे हैं कि हमारे फोन भी अधिकारी नहीं उठाते हैं। और आज ही अखबार में बयान है अनिल विज कैबिनेट मंत्री जी का, वो कह रहे हैं कि जो विधायक है उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। अब वो तो भाई भारतीय जनता पार्टी के शासन और सरकार बताए कि अगर प्रोटोकॉल ऊपर होता है तो फिर उनके फोन तक भी क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले अनिल विज साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उड़न खटोले से उतरने की नसीहत दे चुके हैं, वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा विगत जो बजट सत्र था
हरियाणा विधानसभा का, उसमें किस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम जी को विधानसभा में गोबर पिलाया, वो सबके सामने की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को ठीक करें, फिर कांग्रेस पे आप जो भी आपने कहना खूब कहे। इसलिए और जिस प्रकार की हड़बड़ाहट ऊपर से नीचे तक है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के गठन को लेके, जो अभी तक का विषय अभी कृष्ण भाई भी कह रहे थे, आने वाले जो समय है इसमें आपको सड़क से सदन तक, चाहे वो विधानसभा का विषय है, चाहे वो प्रदेश का विषय है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है, हर जो बेकायदगी है अतीत की और अभी वर्तमान में जो ये करेंगे, क्योंकि निरंतर बेकायदगियों की तो कमी नहीं है, उनकी मैं फेरिस्त गिनाऊंगा तो सारा समय उसी में चला जाएगा। सारा देश विगत के 11 वर्षों से भुखभोगी है। लगभग सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार निरंतर विफल है, और ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ही खराब आंकड़े हैं। अब मैं तो चलो एक ही बात कहूंगा, बड़े जो शराब व्यापारी हैं उनको सुरक्षा नहीं है, जिसके कारण हजारों ठेके नीलामी नहीं हो पाई, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बतौर गृह मंत्री कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ जाएं। अरे वो उन्होंने तो नहीं छोड़ा प्रदेश, वो आज तक भी आपके शराब के जो कारोबारी आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए, इसीलिए वो ठेके नहीं छूटे। और कितने हजार करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है, राजस्व को हो रहा है, इन बातों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ठीक है, एक साथ कई आरोप। प्रियदर्शनी जी जवाब दे दीजिए इसका। प्रियदर्शनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है, मैं बोलूं? जी जी जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाना और पर उद्देश्य कुशल बहुत देर है, इस तरीके के आरोप लगाना बड़ा आसान है। पहले हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता की मैं बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं कल बिजली पे। तो मैं अपने साथी प्रवक्ता बड़े भाई को ये इन्फॉर्म कर दूं कि जिस बिजली के आप रेटों के ऊपर आंदोलन करने वाले हैं, वो आज ही मुख्यमंत्री जी ने अभी 1.5 घंटा पहले इसको वापस, तो इसको रिवाइज कर दिया गया। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और सर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपका नंबर भेज दीजिएगा, इनका मैं भेज दूंगी इसको। तो ये मुद्दे जो है, इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं है, तो जो घिसे घिसाए मुद्दे हैं उस पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये लोग अभी तक देखिए, मेरी एक आदत है, कृष्ण जी लौट रही हूँ कृष्ण जी, लौट रही हूँ कृष्ण जी, आपके पास ही लौट रही हूँ। बोलिए प्रियदर्शनी जी, बोल के। नहीं हूँ प्लीज। सुन लीजिए कृष्ण जी, सुन लीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, सुन लीजिए। आपको भी सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलिए प्रियदर्शनी जी। वरना मैं आपकी बारी में भी आपको कम अरे जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले आपने मैं लौट रही हूँ कृष्ण जी, मैं लौट रही हूँ। आपको भी देखिए बोलने का मौका मिलेगा, आप भी अपनी बात रखेंगे। आप जब बोल रहे थे प्रियदर्शनी जी ने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप भी मत कीजिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। इस तरीके से डिबेट अगर आप करेंगे तो आप डिबेट का माहौल खराब कर रहे हैं, और फिर मैं आपकी डिबेट में भी आपको नहीं बोलने दूंगी, ये गारंटी है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, बोलिए प्लीज। कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगी। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास लौटूंगी प्लीज। ठीक है, कैसे होगा? मेरी बात इन्होंने सुनी नहीं, इनको सुननी नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ एक एक करके प्लीज, ऐसे डिबेट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्लीज एक एक करके प्लीज। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। ठीक है रखा हुआ था। बोलिए प्रियदर्शनी जी, बोलिए। जब मैं बोलूँ तो आप चुप रहिए। ठीक है, बोलिए। इतना तो हम लोग एज अ कलीग रख सकते हैं ना। ठीक है, बोलिए। मैं बोलूँ जी। आप ऐसे कृष्ण जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए टाइम भी नहीं है, और फिर एक दूसरे में इंटरप्ट करेंगे तो फिर कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। इसलिए मैं एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आपकी बारी में आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, गारंटी है। बोलिए प्रियदर्शनी जी। आप बच्चों की स्कॉलरशिप एक एक करके प्लीज। कृष्ण जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे बिल्कुल भी डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, आपके पास लौट रही हूँ मैं। आपके 2 MLA जाके वहाँ पे धरना करेंगे, क्या मुद्दा है आपके पास? संगठन नहीं रहेंगे आपके पास, क्या मुद्दा है आपका? आप तो यहाँ पे बीच में टोक रहे, जवाब नहीं तो आपको जवाब नहीं सुनना है।
मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपको टोका जब आप बात कर रहे थे तो ठीक है, बोलिए प्रियदर्शनी जी। कृष्ण जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात रखेंगे। देखिए, हमारे पास भी समय नहीं है। ऐसे अगर आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो बिल्कुल ना आप अपनी बात रख पाएंगे, ना प्रियदर्शनी जी रख पाएंगी। एक एक करके प्लीज। ठीक है, ठीक है, प्रियदर्शनी जी बोलिए, मुद्दे की बात कीजिए प्लीज। कहते हैं कि हमने विकास किया है, अरे सड़कों का बुरा हाल है, आपके जेपी प्रत्येक नहीं, आपको पढ़ के आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये बताइए। आप बिना पढ़े आ गए, आपको पता ही नहीं, क्योंकि झूठा इल्जाम लगाने वाले हैं लोग। ये लोग सिर्फ आरोप लगाने चाहते हैं। आरोप लगाने से थोड़ी चलेगा, बताइए। इनके आरोप लगाने से चलेगा? इनको ये तक नहीं मालूम है कि इसपे चर्चा हो गई, आगे ले लिया गया इसको और इसको रिवाइव कर दिया गया। और बताइए, उसको टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, सुखबीर जी की बातों का जवाब दे दीजिए। लौटती हूँ कृष्ण जी इसके पास। समय की भी देखिए बहुत कमी। प्रियदर्शनी जी, सुखबीर जी की बातों का जवाब दे दीजिए। देखिए, सुखबीर जी की जहां तक बात करें तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए, देखिए इनके आरोप लगाने से हमारी प्रगति में कोई नहीं रोका रही है। अभी भी आपने देखा था कि किस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें 33 प्रस्ताव दिए गए थे, उसमें से 32 पास हो गए। उसमें से एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, बाकी तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं उदाहरण देती रहूंगी तो सिर्फ मैं ही बोलूंगी, तो कोई और नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक मैं बोल रही हूँ कि जो पूरी माफियाओं का इन्होंने नंगा नाच रखा था कांग्रेस के समय से, जिस तरीके से मानेसर लैंड घोटाला हुआ, जिस तरीके से गुड़गांव लैंड घोटाला हुआ, किसी से भी छुपा नहीं है। जिस तरीके से सर्कल रेट इसके महीने में बढ़ा देते थे, 200% सर्कल रेट बढ़ जाता था गुड़गांव मानेसर में, पटौदी में, ऐसे कैसे बढ़ रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय सरकार ने एक भूमि निर्धारक ब्यूरो के तहत एक अपना एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि जहां भी जो भी भूमि मालिक होगा उसको अपने हिसाब से जमीन का सौदा करने के लिए पूरी आजादी दी गई है। और कोई भी फोर्सिंग पहले होती थी, दबाव बनाया जाता था किसानों के भाइयों के ऊपर, उस किस्म का दबाव अब नहीं बनाया जाएगा। और उसके अलावा एक एग्रीगेटर, आप ये देखिए कि एग्रीगेटर बीच में रखा गया है, जिस एग्रीगेटर का ये काम होगा, जो भूमि मालिक और सरकार के बीच में बिचौलिए की तरह काम करेगा, और सरकार बाकायदा उसको एम्प्लॉयमेंट देगी, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये इन्होंने अपने समय पे क्यों नहीं किया? इन्होंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये तो खुद ही माफिया थे, लैंड माफिया थे ये लोग। ठीक है, हुड्डा साहब सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे। यही कारण है कि जनता ने इनको नकार दिया है। और आने वाले 25 वर्ष तक की सपना जी, मुझसे आप पेपर में लिखवा लीजिए, अगर ये लोग सत्ता में आ जाए, क्योंकि अब जनता भी समझ गई कि अब परिवार। ठीक है प्रियदर्शनी जी, समय की भी बहुत कमी है। कृष्ण जी, बहुत सी संक्षिप्त में बातों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी प्रियदर्शनी जी ने भी बोला कि जिन मुद्दों पर आप लोग आंदोलन करने जा रहे थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा कर दिया। जवाब दे दीजिए कृष्ण जी। देखिए सपना जी, कि इन लोगों को जो चुनाव के दौरान इन्होंने वायदे किए कि महिलाओं को 25 रुपए हम लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम करेंगे, क्या इन्होंने पैसे देने का काम किया? 2 लाख युवाओं को बिना भर्ती के दिए नौकरी देने का काम किया, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, 5 लाख लोगों को जो कि घर बनाने का वायदा किया कि इन्होंने 5 लाख मकान बनाने का काम किया, 500 के बीपीएल। ठीक है, देखिए समय की भी बहुत कमी है। एक छोटा सा जवाब सुखबीर जी आप दे दीजिए। किया था, क्या इन लोगों ने वो काम किया है? ठीक है कृष्ण जी, ठीक है, यानी जो सुखबीर जी बोल दीजिए। रहे थे, क्या ठीक है, देखिए समय की हमारे पास बहुत कमी है। सुखबीर जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। मानेसर क्षेत्र में विगत के 4 वर्ष से ज्यादा निरंतर धरना चल रहा है, 1810 एकड़ का और 1128 एकड़ का, और जिसका जमीन भाव 10 से 20 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार उस जमीन को मात्र 55 लाख पे अधिग्रहण करने में तुली हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात का कोई जवाब नहीं है। और क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब डेलीगेशन मिलने गया, ये कहा कि इस जमीन से हमारा हरियाणा प्रदेश का कर्ज उतारना है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। निश्चित तौर पर इनको समय याचना करनी चाहिए। ठीक है, बोलिए प्रियदर्शनी जी, बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ तंवर साहब से कि अब आप लोग अपना एलओपी कब बनाएंगे? आप लोग बोल रहे हैं विपक्ष का काम करेंगे। विपक्ष कैसे बनेगा जब विधानसभा में आपका लीडर ऑपोजिशन ही नहीं है, जो आज तक नहीं मिला है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है।
नेता प्रतिपक्ष और अब हम तक किसी नहीं चुना तरह- गया है। ठीक है, तो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले सुखबीर जी आपको इसका जवाब जरूर देना होगा और इसी के साथ साथ पूरे पार्टी को यह जवाब जरूर देना होगा कि नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुना गया और लगातार पार्टी को और संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।